हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं रीसेंट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिजेस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है एक पिटीशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पिटीशन आया था, काफ़ी लंबे टाइम से इस पर काम चल रहा था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो वर्डिक्ट दिया है वो ये है कि सेम सेक्स मैरिजेस को अभी लीगलाइज नहीं किया जा सकता। तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस की पूरी डिटेल में बात करेंगे, जो भी लीगल चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व है उसे डिस्कस करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, पूरी हमारी होलिस्टिक डिस्कशन होगी। आइए शुरू करते हैं। अब कोर्ट ने यहाँ पर एक चीज़ और साथ में ये बताई कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है और उसे रिव्यू किया जा सकता है इन फ्यूचर। अब यहाँ पर हम टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले सेम सेक्स कपल्स की जो शुरुआत है वो इंडिया में जो चेंज है ये कहाँ से हुआ। सबसे पहला जो लैंडमार्क जजमेंट था वो था सितंबर 2018 नवतेज सिंह जौहर केस 2018 का, जब होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। आपको बता दूं आईपीसी का सेक्शन 377, इस सेक्शन के तहत होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्राइम और 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस जो केस था, इस केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। आईपीसी का सेक्शन 377 बेसिकली कॉलोनियल एरा का लॉ था जो कि 1861 से ही चला आ रहा था, आईपीसी का पार्ट था 1861 से। इसके बाद दूसरा आपका जो एक कहना चाहिए कि माइलस्टोन है वो ये है कि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पिटीशन आती है रिगार्डिंग के सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू करता है और इस नोटिस में बात कही जाती है कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने की बात पर आपका क्या कहना है। और फाइनली अक्टूबर 2023 में ये वर्डिक्ट आता है कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। तो हमने ये पूरा जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनका पूरा टाइमलाइन देखा कि कैसे डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से पहले सबसे होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया, इसके बाद में फाइनली अब एक वर्डिक्ट आता है कि सेम सेक्स कपल्स की मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। बट इसके पीछे यहाँ पर हमने वो चीज़ें तो देख ली कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने से मना कर दिया, बट हमने अभी वर्डिक्ट की पूरी इवैल्यूएशन नहीं की है। जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है हमने पूरी उस पर बात नहीं की है और वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेम सेक्स मैरिज क्या होता है। तो अब यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर बोलें तो सेम सेक्स मैरिज होता है अगर सेम जेंडर के लोग साथ में शादी करते हैं। तो अब हमने इंडिया के केस में तो देख लिया कि इस मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का वर्डिक्ट है। बट क्या ग्लोबल लेवल पे भी यही सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं। 30 से भी ज़्यादा नेशंस में सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज किया जा चुका है और रिसेंटली यूरोपियन कंट्री एंडोरा में ये लीगलाइज किया गया है और 2024 में यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया में सेम सेक्स मैरिजेस लीगलाइज हो जाएंगी 2024 में। अब 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस लीगल हैं। अब हम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं। कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिए इस वर्डिक्ट में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न मैं आपको बता दूं कि हमने फाइनल वर्डिक्ट तो एक लाइन में समझ लिया कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया गया है, बट इस ऑब्जर्वेशन की यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन हैं ये इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसका हमें एक इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की। तो मैं आपको यहाँ में एक चीज़ बता दूं कि इस वर्डिक्ट के लिए 5 जजेस की बेंच बैठी थी, 5 जजेस की। अब होता क्या है ना कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा आ जाता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है और बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की बेंच बैठती है। रीज़न बीइंग हर एक एंगल से चीज़ों को एनालाइज करना होता है। तो आपने देखा होगा कि या तो 3 जजेस की बेंच बैठती है या फिर 5 जजेस की बेंच बैठती है, और अगर 5 जजेस की बेंच भी अगर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही है तो 7 जजेस की बेंच बैठती है। तो इस केस में 5 जजेस की बेंच बैठी थी और जो वर्डिक्ट आया है वो कैसे आया है, 3 जजेस ने जो कॉज है
इसके अगेंस्ट में अपना वर्डिक्ट दिया है 3 जजेस ने। इन्होंने ये कहा है, 3 जजेस ने ये कहा है बेसिकली कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। बट बाकी 2 जजेस ने यहाँ पे पता है क्या कहा है? बाकी 2 जजेस ने स्पेसिफिकली सिविल यूनियन की बात की है कि सेम सेक्स कपल्स को सिविल यूनियन के जो राइट्स हैं वो इन फ्यूचर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा सिविल यूनियन क्या होता है, बट हाल फिलहाल में हम कोर्ट की पहले ऑब्जर्वेशंस को देख लेते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की तो हमने बात कर ली कि कॉन्स्टिट्यूशनली 3 जजेस का फैसला यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सेम सेक्स कपल्स को राइट्स नहीं दिए जा सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सेम सेक्स मैरिजेस को, मतलब सेम सेक्स कपल्स को मैरिज के जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा सकते। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ये स्पेसिफिकली वाइफ को कुछ सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करता है। अब सेम सेक्स कपल्स में तो ये कंफ्यूजन रहेगा ना, हु विल बी द वाइफ एंड हु विल बी द हस्बैंड। सो दिस वाज द रीजन कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है सेम सेक्स मैरिजेस को। और दूसरी बात कि मैरिज एज एन अथॉरिटी, एज ए जुरिस्डिक्शन, ये पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन है। पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स इस पर अगर लेजिस्लेशन बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन के कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट को इंटरप्रेट करके और स्पेशल मैरिज एक्ट को एक्सटेंड कर दे सेम सेक्स कपल्स के लिए भी। तो यहाँ पर बात जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की वो ये की कि पार्लियामेंट को एक्शन लेना होगा, ना कि कोर्ट इसमें कुछ ज़्यादा कर सकता है। तीसरा पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन का था वो ये था कि मैरिज जो है ना, मैरिज एक्चुअल में एक स्टैटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैरिज एक स्टैटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, रादर मैरिज इज एन इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन। अब इवॉल्विंग का यहाँ पे मतलब यही है कि कोर्ट इज स्टिल पॉजिटिव। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पॉजिटिव है इस चीज को लेकर के। इन फ्यूचर, इस पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि इन फ्यूचर सेम सेक्स कपल्स की मैरिज को लीगलाइज किए जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज कि क्वेयर कपल्स या फिर सेम सेक्स कपल्स के लिए भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। अब इक्वल राइट्स की यहाँ पे जो बात है वो ऐसे की गई कि उन्हें कोहैबिटेशन के राइट्स होने चाहिए, उन्हें सिविल यूनियन के राइट्स होने चाहिए। इन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो एक ऑब्जर्वेशन देखी गई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में वो ये देखी गई कि नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, एज इन फंडामेंटल राइट नहीं है शादी करना। मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। तो ये जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इन्हें। अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि जो मैंने आपको 3 और 2 का जो जजमेंट बताया था कि 3 जजेस ने इस चीज को लीगलाइज करने से मना कर दिया, लेकिन 2 जजेस का जो फैसला था वो थोड़ा अलग था। और ये 2 जज का जो ओपिनियन था यही था माइनॉरिटी ओपिनियन। और इसमें सिविल यूनियन की बात की गई थी कि सिविल यूनियन की राइट्स जो हैं ये सेम सेक्स कपल्स को प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब यहाँ पे सिविल यूनियन होता क्या है ना, सिविल यूनियन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मैरिज। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सिविल यूनियन यूज किया जाता है सेम सेक्स कपल्स के लिए और मैरिज यूज किया जाता है जब पर्सनल लॉज की बात करते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, सिविल यूनियन यूज किया जाता है सेम सेक्स कपल्स के लिए, बट मैरिज की अगर बात आती है तो यहाँ पे जो डिफाइंड जेंडर्स हैं, यानी कि एक मेल और एक फीमेल, एक हस्बैंड एक वाइफ, उन्हीं की बात होती है। तो एक तरीके से सिविल यूनियन सोसाइटी का या ये कह लें कि जुडिशरी का इजाद किया हुआ एक वर्ड है जो सेम सेक्स कपल्स के लिए मैरिज की जब बात आती है तो सिविल यूनियन का यूज करता है। और यहाँ पर सिविल यूनियन के तहत कुछ सर्टेन राइट्स जो कपल्स को दिए जाते हैं, मैरिड कपल्स को, वो एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिविल यूनियन मैरिज के इक्विवेलेंट है, मैरिज के बराबर बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल इक्वल है, मोर और लेस सिमिलर है। सिविल यूनियन और मैरिज मोर और लेस सिमिलर है, बट ऐसा नहीं है कि बराबर है। कुछ सर्टेन राइट्स जो हस्बैंड्स को या वाइफ्स को प्रोवाइडेड है मैरिज में, वो सिविल यूनियन में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल
और दूसरी बात कि सिविल यूनियन कुछ सर्टेन राइट्स, कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैरिड कपल्स की होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है फॉर सेम सेक्स कपल्स। एग्जैक्टली। अब इंडिया में हम बात करें अगर मैरिजेस की, तो मैरिजेस कैसे लीगल होती हैं, कौन से क्या कायदे कानून हैं, तो बेसिकली इंडिया में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो राइट टू मैरी है, राइट टू मैरी इज अ स्टैट्यूटरी राइट एंड इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इसके पहले अगर हम व्यूज देखें कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ व्यूज दिए हैं मैरिजेस पे, क्योंकि राइट टू मैरी इज अ स्टैट्यूटरी राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इसके बेसिस पे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ हम पुराने जजमेंट्स की बात करें तो एक आता है 2018 का शफी जहां वर्सेस अशोकन के एम 2018। अब यहाँ पे एक बात कही जाती है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21। मतलब आप अपने पसंद के पार्टनर से अगर शादी करते हैं तो आर्टिकल 21 में ये राइट आपको प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 21 आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपने पसंद के पार्टनर से शादी कर सकें। आर्टिकल 21 इज बेसिकली राइट टू लाइफ। सेकंड आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो कही जाती है ना इस केस में, वो ये कही जाती है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उन्हें भी सारे फंडामेंटल राइट्स और सारी लिबर्टीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक चीज़ और भी थी जो स्पेसिफिकली थर्ड जेंडर जब रिकॉग्नाइज हुआ था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जो केस है, तो उसमें भी LGBTQ कम्युनिटी को कुछ सर्टेन राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, ट्रांसजेंडर्स को उसमें राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। इसके बाद नवतेज सिंह जौहर में एक जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था यहाँ पर वो ये था कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था और सर्टेन राइट्स एज वेल एज लिबर्टीज जो है ये LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई थी। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये है कि लिबर्टी में मैरिज भी तो आता है, लिबर्टी में मैरिज भी तो आता है। दिस वॉज द रीज़न कि उसके बाद पेटिशंस डलना शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट ने एंड फाइनली आप देखिए अक्टूबर 23 ये वर्डिक्ट आता है कि सेम सेक्स कपल्स की मैरिजेस जो है उन्हें लीगलाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट की यहाँ पर बात हुई थी। स्पेशल मैरिज एक्ट जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेम सेक्स कपल्स के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, तो ऐसा क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका रिलीजन और फेथ अलग अलग है। अब वो या तो इंडियंस हो या फिर जो NRIs हैं या फिर इंडियंस जो अब्रॉड में रह रहे हैं उन पर भी लागू होता है। बट यहाँ पर एक खास बात है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाइफ के लिए सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करता है, ये सर्टेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकली जो वाइफ होती है उसको। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी कहा कि यहाँ पर जो सर्टेन राइट्स प्रोवाइडेड हैं वाइफ को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, ये सेम सेक्स कपल्स पर कैसे एक्सटेंड किए जाएंगे, हु विल बी द वाइफ एंड हु विल बी द हस्बैंड। इसके बाद दूसरी चीज़ कि इंडिया में जो मैरिजेस होती हैं वो रिकॉग्नाइज होती हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो मैरिजेस जो रिकॉग्नाइज की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 लॉज के तहत रिकॉग्नाइज की जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट सेम सेक्स कपल्स के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। रीज़न आपको बता दिया। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर दोबारा से। हमने सब कुछ देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट थी, कैसे होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया, उसके बाद पेटिशंस आती हैं, पेटिशंस के बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है कि सेम सेक्स कपल्स की मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के इश्यूज भी देख लिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि स्पेशल मैरिज एक्ट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है सेम सेक्स कपल्स के लिए भी। और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि मैरिजेस किस तरीके से लीगलाइज होती हैं, कौन से वो लॉज हैं जो मैरिजेस को एक अथॉरिटी देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं। तो ये तो हमारी डिस्कशन थी।
अब सेम सेक्स कपल्स की अगर बात की जाए तो सेम सेक्स कपल्स को भी तो अधिकार हैं उनके, जब उन्हें लिबर्टीज प्रोवाइडेड हैं, जब उन्हें सेम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, तो शादी का अधिकार क्यों प्रोवाइडेड नहीं है? अब आप मान लिया कि राइट टू मैरी ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, मान लिया, बट फिर भी एक राइट तो है ना, ये एक राइट तो है। तो इस हिसाब से हमें चीज़ें एनालाइज करनी होंगी कि अगर सेम सेक्स मैरिजेस को इन फ्यूचर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि सेम सेक्स मैरिजेस को क्यों रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हम इसके फेवर में बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर बात आ जाती है, जैसा मैंने आपको कहा था, इक्वल राइट्स और प्रोटेक्शन की। अब जब आईपीसी का सेक्शन 377 को क्वैश कर दिया गया और होमोसेक्सुअलिटी को बेसिकली डीक्रिमिनलाइज किया गया है, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, तो सेम सेक्स कपल्स के, या फिर कहना चाहिए होमोसेक्सुअल कपल्स के भी तो राइट्स यहाँ पर हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट एनी मोर अ क्राइम। जब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर दी है, सारे राइट्स और लिबर्टीज प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसके बाद हम कैसे रोक सकते हैं उन्हें। दूसरी बात आती है कि मैरिजेस एज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सोसाइटल सपोर्ट, बिकॉज मैरिजेस एज एन इंस्टीट्यूशन इवॉल्व इनटू फैमिलीज। शादी होने के बाद लोगों के परिवार बनते हैं, बढ़ते हैं, तो काफ़ी बड़ा सोसाइटल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं मैरिजेस। तो इससे लोगों की फैमिलीज़ काफ़ी इम्प्रूव होती हैं, फैमिलीज़ ग्रो करती हैं, एक सोसाइटल सपोर्ट मिलता है और कम्युनिटीज़ भी स्ट्रेंथन होती हैं। इसके बाद यहाँ पर कोहैबिटेशन की भी बात की गई। कोहैबिटेशन बेसिकली टू पर्सन्स who are sharing a relationship, they can live together without marriage. That's what is cohabitation. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया तो यहाँ पर कोहैबिटेशन भी मेंशन किया गया कि कोहैबिटेशन भी एक फंडामेंटल राइट ही है। और जब ये फंडामेंटल राइट है और अगर कोई भी कपल साथ में रहने के लिए उन्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं हो रही है, उनका अधिकार है, तो साथ में रहने के बाद अगर वो साथ रह रहे हैं और सिर्फ उन्हें एक रिकॉग्निशन चाहिए शादी का, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि साथ तो वो रह ही रहे हैं, चाहे शादी करके चाहे बिना शादी के। तो जब कोहैबिटेशन एक फंडामेंटल राइट है तो मैरिज को लीगलाइज क्यों नहीं किया जा सकता? वो भी तो किया जा सकता है। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल जेंडर इज नॉट एब्सोल्यूट। अब यहाँ पर एक बात कही गई कि जेंडर सिर्फ और सिर्फ अगर जेनिटल्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा तो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हमें थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, थोड़ा ब्रॉड होके सोचना पड़ेगा। तो जेंडर के जो रोल्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है और सिर्फ जेनिटल्स के बेसिस पे हम जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। अब ये हमने ऑलरेडी बात की थी, हमने डिस्कस किया था कि सेम सेक्स मैरिजेस ऑलरेडी 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड हैं एंड रिसेंटली एंडोरा में भी इसे रिकॉग्नाइज किया गया है और 2024 में एस्टोनिया में भी ये चीज़ सेम सेक्स मैरिजेस की लीगल हो जाएगी। तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? इसके बाद आता है आपका सरोगेसी एंड अडॉप्शन। अब यहाँ पर सेम सेक्स कपल्स के लिए सबसे बड़ा इशू आता है कि कैसे वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, कैसे वो अपने बच्चे पैदा करेंगे। तो सरोगेसी और अडॉप्शन का तो ऑप्शन हमेशा उनके पास रहेगा ना, सरोगेसी एज वेल एज अडॉप्शन का उनके पास हमेशा ही ऑप्शन रहेगा। सरोगेसी बेसिकली किसी थर्ड पर्सन की यूटेरस के थ्रू आप अपने बच्चे को जन्म दिलवाते हैं, दैट्स व्हाट इज सरोगेसी। तो सरोगेसी और अडॉप्शन का तो ऑप्शन हमेशा ही उनके पास अवेलेबल रहेगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, दे कैन एक्सपैंड देयर फैमिलीज। अब आते हैं हम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट के केस में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं ये लीगलाइज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट आता है वो ये आता है कि रिलीजियस डेफिनेशंस जो है ना मैरिज की, ये रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं सेम सेक्स कपल्स को। रीज़न बीइंग यहाँ पर हस्बैंड का मेन मतलब भी होता है मेल, वाइफ का मतलब ये होता है फीमेल। तो मैरिज की जो डेफिनेशन है ना, जो पर्सनल लॉज रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर जो रिलीजन्स रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सेम सेक्स मैरिजेस को तो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहे ना। तो ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरा यहाँ पर केस आता है राइट टू प्राइवेसी का।
अब राइट टू प्राइवेसी बेसिकली केएस पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बताया गया था, बट यहाँ पे साथ के साथ एक चीज़ और बताई गई कि राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि उसे आप मैरिज में भी एक्सटेंड कर देंगे। इवन इफ यू आर सेम सेक्स कपल, दैट डजंट मीन कि आप राइट टू प्राइवेसी की मांग मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में भी करें, वो इतना ब्रॉड भी नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए काफ़ी इश्यूज हो जाएंगे। अब लॉज को इंटरप्रेट करने की बात यहाँ पर आती है कि स्पेसिफिकली बात की जाए स्पेशल मैरिज एक्ट की या फिर अदर पर्सनल लॉज के, जो मैरिज के लॉज हैं उनकी, तो यहाँ इन लॉज को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। रीज़न बीइंग सेम सेक्स कपल्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, हु विल बी द हस्बैंड, हु विल बी द वाइफ। फिर जेंडर्ड टर्म्स एज इन जो हमने अभी डिस्कस किया, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सारे जो टर्म्स चले आ रहे हैं तो सेम सेक्स कपल्स के बीच में तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे ना। अंकल, आंटी, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ये सारे जो टर्म्स हैं फिर जेंडर न्यूट्रल टर्म्स लेकर आने पड़ेंगे इनके लिए। फिर प्रोक्रिएशन, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हाल ही में कि सरोगेसी और अडॉप्शन का हमेशा से मतलब ऑप्शन रहेगा बेसिकली, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे लॉज भी तो चेंज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि सेम सेक्स कपल्स एक्चुअल में प्रोक्रिएशन तो नहीं कर सकते, बच्चे तो पैदा करने के लिए नहीं, मतलब उनके पास में बायोलॉजिकली चीज़ें नहीं हो सकती अगर देखा जाए तो। बायोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस तो है ही ना सेम सेक्स कपल्स के लिए, और प्रोक्रिएशन तो उस केस में पॉसिबल नहीं है। उनके पास ऑप्शन ही सरोगेसी का या फिर अडॉप्शन का बचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि प्रोक्रिएशन कैसे होगा, बिकॉज मैरिज का मतलब ही होता है कि आप एक फैमिली बसा रहे हैं, एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं और आप कभी ना कभी फैमिली अपनी एक्सपैंड भी करेंगे। फिर आता है कि स्टेट का भी यहाँ पर लेजिटिमेट इंटरेस्ट है। अब स्टेट हर एक चीज़ को ही रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जिस तरीके से पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर पूरा अधिकार नहीं हो सकता ना, अब कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को जान से तो नहीं मार सकता, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को इतना नहीं मार सकता अगर वो एग्जाम में फेल हो गया कि वो अधमरा हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसी तरीके से जैसे पेरेंट्स का अपने बच्चों पे एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, वैसे ही कपल्स का अपनी पर्सनल लाइफ पे या अपनी मैरिड लाइफ पे एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। और स्टेट के सर्टेन इंटरेस्ट यहाँ पर हैं, स्टेट सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। तो ये रेगुलेशन तो स्टेट के हाथ में ही है ना, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट हो। तो ये पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही इन चीज़ों में चेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग सोसाइटी के भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। पार्लियामेंट में डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, तो वो अपना डिसीजन लेंगे, कंसेंट बनाने के बाद इस चीज़ पर आएंगे कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोर्ट के एक डिसीजन से सोसाइटी में इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं वो भी नहीं पता ना। तो बेसिकली यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो इंटरेस्ट है, ये जो डोमेन है, ये स्टेट की है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर या तो फिर पार्लियामेंट। इसके बाद अडॉप्शन के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर सिंगल मेल है, कोई सिंगल मेल है, सिंगल एज इन इधर डिवोर्सी या फिर जो भी, तो अडॉप्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके लिए। तो ये इश्यूज सेम सेक्स कपल्स के केस में भी तो देखने को मिल सकते हैं ना। फिर रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो जेंडर्ड टर्म्स हैं उसी हिसाब से जेंडर्ड रोल्स भी हैं हर एक रिलीजन के अपने अपने। एंड लास्टली स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वाइफ को सर्टेन राइट्स प्रोवाइडेड हैं, बट सेम सेक्स कपल्स में कौन वाइफ होगी कौन हस्बैंड होगा, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा रहेगा। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड सबसे पहला तो ये हो सकता है जो चीज़ हमने अभी डिस्कस करी कि हम जनरल न्यूट्रल टर्म्स को यूज़ करना शुरू करें रादर देन कि हम हस्बैंड और वाइफ यूज़ करें। हम स्पाउस यूज़ कर सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल टर्म्स को अगर हम यूज़ करें तो काफ़ी सारे लॉज में अगर ये चेंजेस किए जाएंगे तो एटलीस्ट दोज लॉज कैन बी एक्सटेंडेड फॉर सेम सेक्स कपल्स। इसके बाद हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी। अब जैसे सोसाइटल स्टिग्मा कई बार बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और इस सोसाइटल स्टिग्मा से दूर हटने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लोग अवेयर होंगे, सोसाइटल स्टिग्मा नहीं होगा, तभी तो सेम सेक्स मैरिजेस को सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज कर पाएगी। सिर्फ लॉज रिकॉग्नाइज कर दे या फिर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज कर दे, उससे क्या होगा? तो अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लीगल रिफॉर्म्स की बात। अब ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट हमने यही डिस्कस किया कि जेंडर न्यूट्रल टर्म्स जो हैं, ये तो जो मैरिजेस के जो भी लेजिस्लेशंस हैं उनमें यूज़ नहीं की गई है ना। वहाँ तो स्पेसिफिकली हस्बैंड और वाइफ के रूल्स डिफाइंड हैं। तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेजिस्लेशन के जो रिफॉर्म्स हैं। इसके अलावा डायलॉग एज वेल एज एंगेजमेंट विथ एवरी कम्युनिटी इंक्लूडिंग द क्यूअर कम्युनिटी या फिर LGBTQ कम्युनिटी। और जो लीगल हर्डल्स हैं, लीगल हर्डल्स को भी देखना होगा कि किस तरीके से इन्हें एड्रेस किया जाए। लीगल हर्डल्स जैसे हम काफ़ी सारे लीगल हर्डल्स देख चुके हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट का हमने हर्डल देखा, इसके बाद अडॉप्शन से रिलेटेड हमने हर्डल्स देखे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहाँ पे कपल्स के लिए स्पेसिफिकली सर्टेन चीज़ें डिफाइंड हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो प्रॉपर्टी में भी काफ़ी सारी चीज़ें कपल्स के लिए अलग होती हैं। जैसे अगर आप वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सर्टेन टैक्स में आपको रिबेट मिल जाता है। हस्बैंड के नाम पे आप खरीदेंगे तो वो शायद टैक्स रिबेट आपको उतना नहीं मिल पाएगा। सर्टेन कुछ एडिशनल आपको जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो पे करने पड़ेंगे। हस्बैंड के नाम पे अगर प्रॉपर्टी आप परचेस करते हैं, तो वाइफ के नाम पे अगर परचेस करते हैं तो सर्टेन रजिस्ट्रेशन चार्जेस में आपको रिबेट मिल जाती है, छूट मिल जाती है। इसके अलावा टैक्स में थोड़ा बहुत कुछ आपको अमाउंट कम पे करना पड़ता है। तो सेम सेक्स कपल्स के केस में ये चीज़ रिफॉर्म लाना पड़ेगा ना। यही तो है लीगल चैलेंजेस। तो इनकी बात, ये हर्डल्स जो हैं इन्हें भी सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। तो ये थी हमारी पूरी डिस्कशन रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिजेस। हमने इन डिटेल एनालिसिस की पूरी कि सेम सेक्स मैरिजेस का जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए था, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। रीज़न बीइंग, ये जो टॉपिक है आपका सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और पेपर 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।